पॉर्न में दिखाते हैं कि सिर्फ किंक इज प्रैक्टिस व्हिच इज नॉट ट्रू। इतनी शेम है उसके अराउंड कि कोई करना भी नहीं चाहता वो बात कि सेक्स ओनली एग्जिस्ट व्हेन इट्स अ पेनिनो-वजाइनल पेनिट्रेशन इंक्लूडिंग सेक्स व्हिच इज नॉट ट्रू। एक बहुत बास्टर्डाइज्ड, एक बहुत फेटिशाइज्ड आइडिया है ऑफ क्वियर सेक्स दैट एग्जिस्ट इन मेन स्ट्रीम मीडिया एंड उसकी वजह से बहुत मिसकंसेप्शंस है दैट कम अप यू नो कि ऐसे एक ही तरीका है सेक्स करने का। इट इज़ वेरी वायलेंट। क्वियर रिलेशनशिप्स इतनी हिडन होती हैं, इतनी छुपी होती हैं, इतनी burdened होती हैं under all of the societies. We are coming from a place where it has been criminalized for such a long time. Bisexual लोग सिर्फ experimentation phase में होते हैं, ऐसा कुछ। Does a trans person, do they have to wear a condom during intercourse? कौन कहता है मोहब्बत की ज़बां होती है, ये वो नाजुक हकीकत है जो निकाहों से पाया होती है। देखिए, सिचुएशनशिप से लेकर रियल रिलेशनशिप्स तक बीच में बड़ी सारी शिप्स आती जाती रहती हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स ह्यूमन इमोशन है जो शायद एक आम आदमी या औरत के समझ से थोड़ा सा परे है। और इसे अच्छे से वही समझ सकता है जिसने ह्यूमन माइंड को बहुत अच्छे स्टडी किया हो। हार्ट के साथ तो मैं थोड़ा बहुत डील कर लेता हूँ। मैं हूँ आपका लव कोच एंड टुडे वी हैव समवन हु अंडरस्टैंड्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स much better than I do. Utkarsha Jagga, who is the founder of the Coping Central, and by the way, she hosts an excellent podcast जिसके बारे में definitely बात करेंगे, and she is also a counseling psychologist. So, hi Utkarsha, welcome to Fever FM. How are you? Hello, thank you. I am good. How are you? Superb, एकदम बढ़िया. So Utkarsha, सबसे पहले because it's Pride Month, what does Pride Month mean to you naturally? आई थिंक नेचुरली फॉर मी, जिस फील्ड में मैं काम करती हूँ, जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ, प्राइड मंथ मीन्स अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, जेंडर एंड you know, like taking up space in the world that in general is a very sort of very heteronormative, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत बाइनरी वर्ल्ड है जो हम समझते हैं। तो ये एक महीना, ये रिकग्निशन बहुत ज़रूरी है टू bring in some education around how gender and sexualities exist on a spectrum. एक चीज जो आपको लगता है straight people should understand more about the community? I think like I said that जेंडर एंड सेक्सुअलिटी एग्जिस्ट ऑन अ स्पेक्ट्रम एंड कोई बॉक्सेस या बाइनरीज नहीं होते जिसमें हम लोगों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि 1 और 2 और बस इतना ही लिमिटेड है। आई थिंक एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट it is something that we're born with and it is something that exists on a spectrum and it is a very large wide spectrum that we need to make ourselves aware of. So I think ये एक सबसे ज़रूरी फाउंडेशनल चीज़ है to understand. ट्रांसजेंडर्स की अगर हम बात करते हैं और जब हम उनकी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन जो शायद हमें पता ही नहीं है जिसके बारे में? आई थिंक बहुत एजुकेशन है अबाउट रिलेशनशिप्स व्हेन इट कम्स टू ट्रांस पीपल जो हमें मिला ही नहीं है। हम नहीं समझते कि उन रिलेशनशिप्स में जेंडर डायनामिक्स कैसे काम करते हैं या वो रिलेशनशिप्स में कैसी कॉन्वर्सेशंस होती हैं अराउंड आइडेंटिटी, अराउंड सेक्सुअलिटी, अराउंड जेंडर। और आई थिंक इतनी शेम है उसके अराउंड कि कोई करना भी नहीं चाहता वो बात। Nobody wants to touch that topic. Everyone wants to kind of keep it under the covers. But I think something that I want to also sort of use this platform to help everyone understand कि वो relationship किसी भी एक normal relationship की तरह है. At the end of the day, it's two people, or you know, like it's like for the sake of this, I'm just saying कि it's just people who are in love with each other and want to build a life with each other. तो वो emotions आएंगे, वो rawness आएगी, वो connection हर किसी relationship के जैसे। आप मैं कुछ terms बताऊंगा, you have to just tell me कि इनमें क्या difference होता है। Biological sex, gender identity, gender expression and sexual orientation. तो biological sex is something that we understand जो आपके क्रोमोसोम्स मेकअप होता है, जो जैसे डॉक्टर्स जो आपके सर्टिफिकेट पे लिखते हैं। जेंडर आइडेंटिटी इज़ व्हाट यू आइडेंटिफाई एज इन टर्म्स ऑफ, डू यू आइडेंटिफाई एज अ मैन, वुमन, नॉन बाइनरी पर्सन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज़ हु यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। आप
किन जेंडर, किन सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों को पसंद करते हैं. एंड व्हाट वाज द फोर्थ वन? Sexual orientation, yeah. Yeah, and gender expression is basically how you choose to express your gender. कि मैं feminine तरीके से ड्रेस करती हूँ, masculine तरीके से, मैं एक नॉन एक्सप्रेसिव तरीके से ड्रेस करती हूँ, जो कुछ नहीं, शायद ऐसे कोई ट्रेडिशनल वे नहीं है. तो इट्स जस्ट ऑल ऑफ दीज डिफरेंट वेज इन विच हम जेंडर और सेक्सुअलिटी समझते हैं. जैसे आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, इट्स बेसिकली two humans who are in love with each other. But other than that, are queer relationships emotionally different from straight relationships? There are some significant differences, like straight relationships, of course, they are recognized more in the society. There are more celebrations around them. There is more privilege that they have. So the emotional burden of not having all of that privilege and recognition definitely comes on to queer relationships, you know, around visibility, around bank account statements, renting houses, marriage, you know, all of these are things that queer people don't have access to in a relationship. So the emotional weight and the burden of it does come onto the relationship. क्या आपको ऐसा लगता है कि queer relationships में भी insecurities होती हैं, other than the things that they of course fear about the society? उसके अलावा कुछ उनकी personal insecurities भी होती हैं? I think वो तो then it comes down to the individuals and उनका साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है. डेफिनेटली इनसिक्योरिटीज होती हैं, डेफिनेटली देर आर थिंग्स दैट you know, come up for the people in the relationship that are very specific to the individual and not just systemic, but again वो बहुत individualistic होता है वो in certain ways. Communication patterns कितने different होते हैं if we talk about straight people versus queers? Not a lot, नहीं, ज़्यादा नहीं. Again, I think क्योंकि हम एक बहुत ही सिमिलर तरीके की सोसाइटी में बड़े हुए हैं, तो जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने जनरेशन से, वो कॉमन चीज़ें हैं. हम उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, हाउ डू वी टेक इट अहेड, हाउ इट्स मेट विद द सोसाइटी, वो देन द डिफरेंसेस कम अप. बट ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेयर रिलेशनशिप्स या स्ट्रेट रिलेशनशिप्स अलग अलग तरीके से दे फंक्शन इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन. Nowadays, there are dating apps like Grindr who are based absolutely for the queer people. आपको क्या लगता है, are they helping or fostering the relationships of queer people, or are they hammering it? I think it helps in terms of giving some space for queer people to exist and the desire to exist. But because again, it's met with so much taboo, there is so much silence around it. तो मे बी शायद सेफ्टी नॉर्म्स उतने नहीं हैं जितने एक स्ट्रेट पीपल डेटिंग ऐप जो यूज़ करते हैं उनमें होंगे, या उतना चैटर नहीं है अराउंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट. सो द आइडिया इज ऑफ कोर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ इट, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसका कॉन्सिक्वेंस है समथिंग दैट you know can be met with a lot more security. What red flags should queer people watch out for while dating, and of course green flags also? Yeah, I think red flags, green flags, very similar to how I suggest everyone to sort of look out at, right? Like some sort of emotional safety, emotional maturity, sense of connectedness, belongingness. But of course एक added level of वही एक nuance आ जाता है जब हम queer relationships की बात करते हैं, कि to understand, you know, that if this person that I'm dating, उनका relationship with queerness कैसा है, and how do, you know, like it's something that's very important or something that comes up in therapy is that if one person is dating the other person and एक इंसान है जो अपनी queerness से बहुत comfortable है, but the partner is maybe a little, they're coming to terms with it, so they are on very different sort of जर्नीज. तो क्या वो जर्नी उनकी मैच करती है, नहीं, क्या वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ दोज इमोशनल दैट इमोशनल कंपैटिबिलिटी और नॉट. आई थिंक ये एक एडेड लेयर है जो वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ व्हेन वी आर लुकिंग एट ग्रीन फ्लैग्स एंड रेड फ्लैग्स. सो उत्कर्षा, जब आप थेरेपी करती हैं क्वेयर कपल्स की, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? आई थिंक ये तो कॉमन है
स्ट्रेट कपल्स, क्वेयर कपल्स में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन is something that we really have to focus on. But I think with queer couples, we also see the struggle of कि कैसे कितने लोग हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको अबैंडन कर दिया है, तो द ओनली सपोर्ट सिस्टम दे हैव इज़ द पार्टनर. सो अगर वो पार्टनर के साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है तो इट्स अ मच बिगर डेंजर, मच बिगर थ्रेट, क्योंकि और कोई नहीं है टू फॉल बैक अपॉन. सो आई थिंक दैट सेंसिटिविटी इज समथिंग दैट इज added more in queer couples. How does someone know if they are bisexual या फिर उनको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते रहना होता है? आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन भी है कि बाइसेक्सुअल लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन फेज में होते हैं. ऐसा कुछ है नहीं, कुछ असली नहीं है. बट आई थिंक आपको अंदर से पता होता है, लाइक आई सेड दैट वी आर born with it, you know, in we know who we are attracted to, how we feel towards it. Sexual experimentation can be a part of your queerness, it can be a part of your sexual journey, but it doesn't have to determine any label for you. Your label or your you know, the sort of identity you want to sort of रेजोनेट विद इज समथिंग जो आप अपने लिए डिसाइड करते हैं. तो सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन आई थिंक हर इंसान की एक अपनी जर्नी होती है टू फिगर आउट कि वो अपनी सेक्सुअलिटी के साथ, चाहे वो स्ट्रेट इंसान हो या क्वेयर इंसान हो, कि वो कैसे कंफर्टेबल होंगे अपनी खुद की सेक्सुअलिटी के साथ. बट आर देयर सम पैरामीटर्स जिनके हिसाब से हम किसी को कह सकते हैं कि वो बाइसेक्सुअल है? फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गर्ल्स, I'm straight. At the same time, I may also like some of the boys who are hot in my office. So, how would I identify myself as? I think you also have to then understand कि वो attractiveness is something you want to again act towards. It's just something that you feel. ऐसे bisexuality में भी हम समझते हैं कि आप कोई एक्शन लेंगे उसकी तरफ, या मे बी कुछ लोग होते हैं जो बाय रोमांटिक भी होते हैं, यू नो, लाइक ओके आई कैन फॉल इन लव विद people from different genders and different sexualities. So it's something जो बहुत ही इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है. ऐसा कोई पैरामीटर या कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि अगर आप 6 लड़कों से प्यार करें और 6 लड़कियों से सिर्फ तभी आप बाइसेक्सुअल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, ये टर्म आपने जो भी बताई, बाय रोमांटिक, टेल मी मोर अबाउट इट. बाय रोमांटिक्स कौन होते हैं? it's a part of being bisexual only. like in ऐसे होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि we can fall in love with, you know, men and women, but maybe only have sex with one person. So that's something जो बहुत socially हम learn भी करते हैं, बहुत culturally भी हमें ingrained होता है, बहुत biases भी होते हैं हमारे अंदर जिसकी वजह से हम ये choose करते हैं. तो these terms then come up to also kind of somewhere segregate certain feelings ताकि हम खुद को भी थोड़ा comfortable feel करा पाएं, and we also come to terms with our own sexuality. एक और term है bisexual erasure. Tell me more about it. What does it mean? I think it's a very, very important concept, and it's something that comes up in therapy a lot, has come up in personal experiences with so many friends of mine, जहाँ people who identify as bisexual people, they don't get accepted by straight people because of course they're queer, but they also don't get accepted by the queer community because they can be straight passing. So say like a bisexual woman ends up marrying a straight man, right? It's still a queer relationship because the woman is bisexual, but they might face a lot of rejection from the queer community कि तुम तो heterosexual relationship में ही हो, तो ये तुम किस बात के क्वियर हुए. और स्ट्रेट लोग भी नहीं मानेंगे बिकॉज दिल बी लाइक, ओ बट यू नो, कल को तुम किसी लड़की के साथ चले गए तो यू नो यू आर नॉट अ रियल sort of in a real heterosexual relationship. So there's a lot of bias, a lot of stereotyping against people who are bisexual in terms of ki there's not a lot of belongingness in these spaces that comes in. मैंने ऐसा सुना है कि bisexual people, they are more likely to cheat. How true or false it is? False, completely false. Yeah, ये सिर्फ एक
बायस या वही ये बाइसेक्सुअल इरेजर ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप का रिजल्ट है कि हम ये सुनते हैं, बट सच नहीं है। बीइंग इंटरसेक्स, क्या ये सेम टर्म है जिन्हें हम ट्रांसजेंडर्स कहते हैं, या अलग है? अलग है, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक जेंडर आइडेंटिटी है और इंटरसेक्स एक आपका बायोलॉजिकल सेक्स जो हमने स्टार्टिंग में बोला था उससे रिलेट। तो इंटरसेक्स इज समथिंग दैट अगेन बेस्ड ऑन योर क्रोमोसोम्स एंड सर्टेन बॉडी पार्ट्स जो वो डिटरमाइन होता है। और ट्रांसजेंडर अब जेंडर आइडेंटिटी की अगर जो आप अंदर से फील करते हैं कि हु डू यू आइडेंटिफाई एज। क्वियर रिलेशनशिप्स में कॉन्सेंट का कितना महत्व है? जितना हर किसी अलग रिलेशनशिप में। आई थिंक कंसेंट स्ट्रेट रिलेशनशिप्स क्वेयर रिलेशनशिप्स दोनों का ही एक बहुत बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है एक्चुअली फॉर व्हाट इट्स वर्थ। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है कि क्वेयर रिलेशनशिप्स में लुक्स डिफरेंट, इट्स द सेम फॉर एनी रिलेशनशिप। जब आप क्वेयर कपल्स की थेरेपी करते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्सुअल कंसर्न्स कौन से होते हैं उनके? आई एम ऑल्सो काइंड ऑफ थिंकिंग ऑफ इट, ऐसा कुछ अलग से नहीं होता। इट इज़ वेरी आई थिंक जो भी सेक्सुअल कंसर्न आता है सो मच ऑफ इट बॉइल्स डाउन टू chemistry, so much of it boils down to sexual compatibility, communication. So again, it's not different based on queer people or straight people. It comes down to compatibility and communication and how to kind of lead a sexual life that feels fulfilling. And how do those same-sex couples they define sexual satisfaction? Same as straight people, like उसमें कुछ ऐसा वो नहीं है where you feel कि consensual है, chemistry है, एक contentment है, और communication है। हम 4 C's बोलते हैं, consent, contentment, communication और chemistry। जहाँ ये चारों चीज़ें हैं in any couple, it leads to a sense of fulfilling sex life. And what do people more often misunderstand about pleasure in queer relationships? I think very often the idea of queer sex or queer people having sex हमको वो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखता नहीं है और एक बहुत ही फेटिशाइज्ड आइडिया है that comes across, and I think that really sort of hampers with also, you know, like hampers with queer people and their body image and their own sense of self, and you know, like how we sort of look at sex for queer people. So I think क्योंकि इतना एक I'll say this word, एक बहुत bastardized, एक बहुत fetishized idea है of queer sex that exists in mainstream media, and उसकी वजह से बहुत misconceptions है that come up. Especially about the fact that queer people have a lot of sex, या फिर they are addicted to sex, which is not true. It's really just as much a part of life as it is for any straight relationship. So I think बहुत ही एक गलत आइडिया है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में एग्जिस्ट करता है। एक और चीज़ जो लोग शायद अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, दे स्ट्रगल टू बिलीव, इज कि लेस्बियन सेक्स इज नॉट रियल सेक्स बिकॉज इसमें कोई पेनिट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होती है। I think this is a very patriarchal understanding of कि sex only exists when it's a very when it's a peno-vaginal penetration including sex, which is not true. Sex is basically anything that kind of, you know, like makes you feel good, makes you feel pleasurable, allows you to feel connected with your partner, and it doesn't have to involve penetration. So एक बहुत ही पेट्रियार्कल आइडिया ऑफ सेक्स है, क्योंकि और ये भी कहाँ से आता है कि सेक्स का पर्पस है रिप्रोडक्शन, एंड अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको लोग बोलेंगे, और वहाँ से इट काइंड ऑफ कम्स डाउन टू दिस कि क्वेयर सेक्स, लेस्बियन सेक्स इज नॉट रियल सेक्स, व्हिच इज नॉट ट्रू ऑफ कोर्स। आपको लगता है कि जैसा हम बिकॉज वी हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट, वी ओनली सी इट इन मूवीज और इन सीरीज या टीवी पर जब देखते हैं, आपको लगता है कि जो वहाँ पर पोर्ट्रे किया जाता है, दिखाया जाता है अबाउट क्वेयर सेक्स, वो सच है या वो बहुत अलग है जैसा वो असल में होता है? आई थिंक उतना ही अलग है शायद जितना
कोई भी representation of sex on TV है, but I think कुछ recent shows हैं, recent young people TV है, young people series हैं, which is very inclusive, which is जो consent पे focus करते हैं, जो एक correct representation पे focus करते हैं, जो हमें बताते हैं कि it's not perfect, it's not flawless, it's not spotless in that way, जो एक imperfect but real representation देते हैं. But I think जो बहुत सदियों से representation of sex or sexuality है in mainstream media, in big movies, in porn, all of that is misleading because that gives us a very wrong idea of what it is like. My next question was about porn only. जैसा queer relationships को porn में दिखाया जाता है वो कितना सही है? Because a lot of people derive their idea of कि शायद queers ऐसे ही sex करते होंगे. I think again बहुत ही misrepresented है because it is again very fetishized, only focused on kinks, only focused on you know कि ऐसे एक ही तरीका है sex करने का. It is very violent, it is very oppressive. तो बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं है for what it's worth. I think for any marginalized group, it's not correct for queer people, it's not correct for women, even for men, it gives a wrong idea of what sex is supposed to look like. So I think it's a very harmful idea of sex that porn, mainstream porn at least, presents. And do bisexual people miss the sexual pleasure of the other gender while they are with the same sex? I don't think this is a concern that comes up or anything because I think, like I said, that sex at the end of the day is a translation of the connection you feel with the person into something that's an act of, again, connection and joy. ऐसा कुछ नहीं है. Again, it's a result of misunderstanding around bisexuality. Basis your therapy sessions and your understanding of psychology, how do you think a partner would know if the other partner is satisfied? They'll tell them. Communicate. That's the one sort of answer towards that be perceptive and communicate, tell the other person if it's working or not. That's actually a very good answer, yeah. So what are the other forms of intimacy for queer people other than sex? I think a lot of small sort of joys, small pockets of connection, small pockets of visibility, that's very important. I feel like that queer relationships इतनी hidden होती हैं, इतनी छुपी होती हैं, इतनी burdened होती हैं under all of the society's pressures and rules and how you should exist, that visibility and small moments of being seen and being recognized is a lot of intimacy that queer people experience. तो जहाँ recognition होता है, जहाँ visibility होती है, जहाँ एक sense of shared future, shared sort of responsibility होती है, all of that is intimacy. एक और बहुत बड़ा stereotype है कि kinks are very common in queer community more than straight people. I think it is both true and false. Like I said कि porn में दिखाते हैं कि सिर्फ kink is practice, which is not true. But I also feel like that because kink, when practiced correctly, when practiced with a lot of ethical and moral sort of foundation, it becomes a form of self-expression. And क्योंकि queer people have been oppressed a lot, there's been so much sort of there's been this sense of, you know, उन्हें allowed नहीं है to exist in the mainstream world of relationships, that kink spaces, safe kink spaces have become a place of community, expression, connection. So in that way it can be true, but it's not in terms of कि sex अगर होता है so सिर्फ kink से express हो सकता है. Are there some kind of anxieties also that they go through before their first sexual intercourse? I think some which are of course similar to whoever else would go through in terms of body image, in terms of safety, in terms of consent, but also again because we are coming from a place where it has been criminalized for such a long time, that there's a lot of fear around safety, physical safety, social safety, if the other person is, you know, as respectful of the boundaries and will be private and confidential and all of it. So I think these are the added anxieties that definitely come in when we're talking about queer people having sex for the first time or for
the nth time for what it's worth. And what impact do shame, stigma, or society ka judgment they have on a person's ability to maybe enjoy intimacy? I think a huge sense of weight comes on when we're talking about shame and stigma on and how it impacts intimacy, because these things don't leave you. They're like this sort of burden that sits on your shoulder. So it impacts the bodily experience of sex. It impacts, you know, your emotional processing of the whole act. It really impacts the way you feel about yourself, you feel about your partner, you feel about pleasure. So it takes away, like shame and stigma do really take away from the pleasure that sex is supposed to sort of stand for, and it does stand for. So the only opposite to shame is pleasure. So for to get to the place of pleasure, it's not just the physical act of it, but also the emotional unlearning of all of this shame and stigma. Absolutely right. Absolutely right. Are there some sex toys which are specifically designed for the non-binary people? Yeah, there are there is some technology, there are sex toys, there are different sort of ways in which non-binary people might want to experience and engage in sex. So again, it's very dependent on what the person likes and what they want. So depending on that, there can be different ranges of sex toys that come अब in. उत्कर्षा एक और चीज़ है because there is very less information which is available, और जो भी है which I think is available वो बहुत ज़्यादा misinformation है which the people, because of their fear of asking, they may go to Reddit or probably they'll check out some reels, और उस वजह से शायद वो गलत experiment भी कर लेते हैं. So are there some credible sources of information, probably some sites or some blogs or probably some channels that they can visit, wherein जिन भी हम जैसे सेक्स टॉयज की बात कर रहे हैं, जैसे पेनिट्रेशन की बात कर रहे हैं, या हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें एक जगह कहीं पे मिल सकता है क्या? ऐसी कोई एक जगह नहीं है, बट लाइक पॉडकास्ट लाइक योर्स एंड समथिंग लाइक दिस इज समथिंग दैट्स वेरी यूजफुल. बट आई थिंक going to a therapist, going to a doctor who's of course non-judgmental. But these are larger things. I think log therapist or doctor के पास बाद में आते हैं after doing their own research, which is also valid. But I think like even sites like Reddit help you kind of talk to people. अगर हम लोगों से बात कर पा रहे हैं, अगर हम एक community ढूंढ पा रहे हैं अपनी, that is something that's very very helpful. And India में भी है ऐसी कई communities हैं which help you educate about kink and you know help you educate about queerness. So अगर हम वो कहीं community ढूंढ पाते हैं and we're able to sort of find an inroad into that, that's a lot of safety that comes with that. And why is this that sexual pleasure is always or often ignored, या फिर बहुत under represented when it comes to sex education, especially when it's about the LGBTQIA plus community? Because I think a lot of our sex education modules are based on fear and not pleasure. Like they're based on कि सेक्स नहीं करना चाहिए क्योंकि आप बीमार हो जाओगे, अनवारंटेड प्रेगनेंसी हो जाएगी, आपको कुछ हो जाएगा, कोई आपका फ़ायदा उठा लेगा. सो इट्स ऑल वेरी फियर बेस्ड. नोबडी टेल्स यू हाउ टू बी सेफ एंड ऑल्सो एन्जॉय थिंग्स. सो आई थिंक दैट सो मच ऑफ आवर मॉड्यूल्स आर बेस्ड ऑन फियर, विच इज़ वाई देयर इज़ सो मच अंडर representation of pleasure. And I think with the queer community, with the LGBTQI population, उनका तो like उनका तो कोई जिक्र ही नहीं करता है because of so much invisibilization and years of patriarchy कि it will take some time to get to a place where it's included in the mainstream conversation. Safer sex, how is it different from the community people and the straight people? I think mostly it's the same. सेफर सेक्स, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आपने सेफर सेक्स बोला क्योंकि ये एक प्रेफर्ड टर्म है जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं. हम ये नहीं बोलते सेफ सेक्स क्योंकि फिर इनहेरेंटली वो एक चीज़ मीन करता है कि अनसेफ सेक्स होता है तो अभी सेफ करना चाहिए. सेफर मीन्स दैट ओके what you're doing is probably safe and enjoyable, but you can make it safer, so which is great. And with the LGBTQI community, I think some sort of
social safety is something that comes in very, very strongly. Again, with women, with anybody who's on the margins, क्योंकि naturally there is so much oppression, and sex is a very, very vulnerable topic, a very sort of vulnerable space to be in. So there is that sort of added layer of anxiety and security that we need to be more mindful of. Does a trans person, do they have to wear a condom during intercourse? And what should people know about sexual practices? I think anyone who's trying to sort of practice safer sex, anyone has to wear a condom at the end of the day. Have you ever encountered any unusual or unexpected experiences while working with queer clients regarding sex or pleasure? I think there is a lot of violence that goes underreported when we're talking about sexual practices in queer communities, not in terms of key violence because they're queer people, I mean like amidst themselves, but again, maybe violence from oppressive groups towards them, and bullying and violence that just goes underreported. There are queer young people in schools who face a lot of sexual violence just because they're queer, and it's never reported क्योंकि इतना stigma है, इतना bias है कि they'd rather not tell the other person that we are queer and we face this, but you know, like sort of repress it, and then it comes up years and years later. So there's a lot of all of that happens जो हमें पता भी नहीं होता कि किसके साथ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि it's almost like that it's more shameful to be a queer person when you're younger than it is to sort of tell somebody ki okay, I'm going through something. So I think it's really important to, which is why we say कि जब हम sex education पढ़ा रहे होते हैं schools में, compassion और kindness सबसे important चीज़ें हैं that need to be taught. And Utkarsha, if any of our audience who are listening and watching us, unhe, if they want to get in touch with you, they maybe they would love to have a session with you. So how do they reach out to you? We are on Instagram and YouTube and Gmail. We're called The Coping Central. It's also an Instagram page. You can visit our website, which is called www.thecopingcentral.com. We run a fantastic podcast. Thank you for mentioning it. It's called the Shrink Shake Pod on YouTube. And अगर आपको हमें email करना है, you can always email us at hello@thecopingcentral.com. So you just search The Coping Central and we'll be there. Wonderful. Thank you very much, Utkarsha. It was really amazing to have you here with us. And आज बहुत सारी चीज़ें in fact I was not sure about. मैं सिर्फ पढ़ता था और मैं जिसके बारे में बात नहीं कर पा रहा था किसी से. You actually enlightened us about it. It was really nice having you here. I'm so glad. I also want to appreciate you for having these conversations. I feel like mainstream media में, एक national radio channel में बहुत important है कि हम ये बातें करें. तो thank you for doing this. Thank you very much.